बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ रेजोनेंस और उससे पहले हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंसेप्ट। तो रेजोनेंस कंसेप्ट हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने बेंजीन को, अगर आप याद रखें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन में 2 कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनते थे और 3 डिवार के स्ट्रक्चर बनते थे। और वो क्यों बनते थे? क्योंकि हमने उसकी डिटेल में पढ़ा था कि जब किसी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम्स एक से ज़्यादा होती हैं तो आप उसको एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके लिए आप तमाम उसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए फिर हमने कंडीशंस उसकी डिस्कस की थी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पी ऑर्बिटल हो तो फिर रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर हमने उस बुनियाद पर हमने रूल्स ऑफ रेजोनेंस सीखे कि स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये सारा हम सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर एक कंपाउंड में रेजोनेंस है और एक कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। फिर उसकी हम जो है वो स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक ये आपके सामने में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हम रेजोनेंस फैक्ट कंप्लीट पढ़ चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो अमोनिया है ये एक लेविस बेस है। लेविस बेस ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज होती हैं। अमोनिया के पास जब प्रोटॉन आता है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम बेस कहते हैं। क्यों बेस कहते हैं? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर दिया, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है ये। एक बात तो ये तय हो गई। अब इसके साथ ही हम अगर क्या करते हैं कि इस जो अमोनिया का एक हाइड्रोजन है उसको मैं अमाइनो ग्रुप से फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया मैंने। यानी कि ये अमोनिया में NH3 था, NH2 वहीं पे है, एक हाइड्रोजन को मैंने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब जब इसके पास प्रोटॉन आता है तो इसको भी ये प्रोटॉन डोनेट कर देगी, ये NH2 डोनेट कर देगा तो ये NH3 पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ भी नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। अब हमने ये साबित करना है कि ये वीक बेस क्यों है। इसकी वजह बेटा रेजोनेंस है। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पाई जाती है जबकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसको हम जस्टिफाई करेंगे कैसे? देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसमें ये कंडीशन रेजोनेंस की फुलफिल कर रही है, इसलिए इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। जबकि इसमें सिर्फ लोन पेयर है, इसके साथ कोई ऐसा सिस्टम अटैच नहीं है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और ये रेजोनेंस शो कर सके। अब इसके रेजोनेंस होने से ये वीक बेस क्यों हो गया? इस वजह से इसके हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। होता बेटा ये है कि हमारे पास ये एनिलीन का स्ट्रक्चर मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये मैंने लास्ट लेक्चर से जब हमने रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़े थे तब भी इसको मैंने प्रैक्टिस करवाया था। ये हमारे पास बेटा देखिए NH2 है, ये इसके पास लोन पेयर है। मैंने बताया था कि लोन पेयर जो होता है वो यहां शिफ्ट होगा और ये कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे जो कि नहीं हो सकते, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। या आप ऐसे समझे जैसे विनाइल, मैंने अमाइन की मिसाल दी थी, आपको याद होगा रूल्स ऑफ रेजोनेंस में। तो ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 माइनस और CH यहाँ डबल आ जाएगा और ये NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया था जब भी कोई आइटम लोन पेयर डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब समझ लें ये NH2 वही है, ये सिंगल बॉन्ड CH वही है और डबल बॉन्ड CH2, समझ लीजिए डबल बॉन्ड रिंग का आ गया, चीज वही है। रूल्स ऑफ रेजोनेंस के तहत रेजोनेंस के स्ट्रक्चर उसी तरह हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये इधर शिफ्ट हुआ था तो ये इधर शिफ्ट हुआ था, माइनस आया था, तो ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज आया, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जैसे वहां आपने देखा ऐसे बना। नाइट्रोजन पे क्या आया था? पॉजिटिव, तो यहाँ भी नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड है इनको हमने छेड़ा भी नहीं है, ये अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद होंगे। बड़ा क्लियर है सबको? अब ये लोन पेयर अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे? अब देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये अल्टरनेट रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है।
आपको याद है नाइट्रो की मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए थे कि हर पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज, जैसे ये लोन पेयर अंदर आया था, ये नेगेटिव चार्ज फिर अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसके कार्बन के फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं हो सकता। ये पाई बॉन्ड फिर दोबारा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये डबल बॉन्ड बाहर वैसे का वैसे ही है, यहाँ पॉजिटिव वैसे का वैसे ही है। ये जब नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज की शक्ल तैयार कर जाएगा, और ये बॉन्ड वही का वही है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। हमने चूंकि सारी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करनी है, फिर ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर इस नेगेटिव चार्ज को बेटा आप बॉन्ड बना दें, आगे इधर बॉन्ड बना दें, और ये बॉन्ड आगे फिर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताएं? ये हमारे पास एक और कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ये बाहर का वैसे के वैसे, ये चेंज नहीं हो रहा, अंदर चेंजिंग हो रही है। अब ये बॉन्ड फिक्स है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना यहाँ पर, और ये बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज बन गया। जिस बच्चे को ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आएंगे, तो वो जितना मर्जी एरोमेटिक चैप्टर पढ़ ले, उसकी रिएक्टिविटी पढ़ ले, उसको कभी भी समझ नहीं आ सकती। वो जितना मर्जी कहे कि मेरे ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आती, उसकी वजह यही है कि उसको ये जो बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है, रूल्स ऑफ रेजोनेंस नहीं आते, उसको रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा, तो समझ लें आपको कहीं भी जाके रिएक्टिविटी, जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की या जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स में जहां भी आप रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रिएक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जहां पर, तो आपको ये समझ नहीं आ सकता। इसलिए मैं तीसरी दफा बता रहा हूँ, रूल्स ऑफ रेजोनेंस में भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है, अभी भी आप प्रैक्टिस करें, आज भी 1-2 दफा और करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये आर्थो पोजीशन कहलाती है, ये पैरा, और ये फिर आर्थो। अब हम सवाल ये समझ रहे हैं हम कि ये रेजोनेंस इसमें पाई जाती है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इस वजह से क्या होता है? मैंने कहा कि ये वीक बेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास जब प्रोटॉन आता है, इसके पास जब प्रोटॉन आया, इसने फौरन इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गई, उसने कोई आयन बायन शाइन नहीं की। लेकिन जब प्रोटॉन इस एनिलीन के पास आया, इस नाइट्रोजन के पास, उसने उसको कहा जाओ आर्थो के पास जाओ, मेरे पास तो है ही नहीं। जब वो प्रोटॉन भागा भागा आर्थो पोजीशन पे आया, तो आर्थो वाले ने कहा भाई मेरे पास कहां से आ गया? वो देखो पैरा पे है, वो भागा भागा प्रोटॉन पैरा पे आया, तो उसने कहा भाई मेरे पास नहीं है, आर्थो के पास जाओ। तो वो आर्थो के पास गया, उसने फिर नाइट्रोजन के पास भेज दिया, फिर आर्थो पे, फिर तो प्रोटॉन के ये क्या करवा रहे हैं? चक्कर लगवा रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर एक जगह पर फिक्स नहीं है। जब रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, इसलिए जब इसके पास प्रोटॉन आता है तो ये उसको आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, आयन बायन शाइन करना होता है। जैसे कहते हैं ना देने वाली गल्ला, मतलब एक फकीर आपके पास आता है, आप कहते हो यार वो फलां बंदे मेरे दोस्त से ले लो, उसके पास जाता है, वो कहता नहीं यार वो उस बंदे से ले लो, वो कहेगा यार तो मुझे तंग कर रहे हो, ये तो ना देने वाली बातें हैं, इस तरह तो मुझे, इसका मतलब डोनेशन नहीं होगी, डोनेशन नहीं होगी, या आसानी से डोनेशन नहीं होगी, मुश्किल से होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आसानी से डोनेशन नहीं कर रहा, तो ये वीक बेस हो गया। और आसानी से डोनेशन किस वजह से नहीं कर रहा? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, ये लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, कहीं कभी आर्थो पे, कभी पैरा पे, और कभी फिर आर्थो पे। तो इस मिसाल को आप आसानी से समझ लें, ये ऐसे ही है जैसे एक कमरे में 4 लोग हैं और 4 कॉर्नर पे उन्होंने 4 कॉर्नर पे खड़े हैं, एक बॉल है एक बंदे के पास, और एक बंदा उससे बॉल छीनने आता है, वो अगले बंदे के पास शिफ्ट कर देता है, वो उससे पकड़ने के जाता है, प्रोटॉन समझ ले आता है, बॉल समझ ले इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे बंदे के पास जाता है, दूसरे कॉर्नर पे वो तीसरे बंदे के पास वो बॉल फेंक देता है, फिर वो उसके पास जाता है, वो चौथे के पास फेंक देता है, तो प्रोटॉन को बॉल नहीं मिलता, प्रोटॉन को लोन पेयर नहीं मिलता, इट विल बिकम वीक बेस ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू delocalization of this lone pair at ortho and para position। तो इस वजह से बात समझ आ गई आपको कि वो कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है और वो कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस एब्सेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। यहाँ क्या फर्क आया? इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एनिलीन वीक बेस होगी। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि एनिलीन वीक बेस क्यों है अमोनिया से, तो आप बताएंगे ये स्ट्रक्चर बनाकर कि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो एंटायर रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है डिलोकलाइज हो जाता है, डिफ्यूज हो
जाता है, आसानी से प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं होता और वो एनिलीन को वीक बेस बना देता है, जबकि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो उसके ऊपर अवेलेबल रहता है, जब प्रोटॉन आता है तो उसको आसानी से डोनेट कर देता है और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, फिर होता क्या है। तो रेजोनेंस इफेक्ट देखें, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो रेजोनेंस इफेक्ट फिर क्या है, किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन क्रिएट हो जाना, एक एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना और दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा हो जाना, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन साइड एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द अदर साइड, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ये पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाना, पोलराइजेशन हो जाना ड्यू टू रेजोनेंस, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाना ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। जबकि इथाइल क्लोराइड में क्या पढ़ा था हमने, ये फर्क भी याद रखें, क्या फर्क है, उसमें भी पोलराइजेशन इंड्यूस हुई थी इंडक्टिव इफेक्ट में, यहां भी पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वहां पोलराइजेशन प्रोड्यूस किस वजह से हो रही थी, इसमें पार्शियल नेगेटिव इसमें पार्शियल पॉजिटिव आया था, तो वहां पोलराइजेशन जो प्रोड्यूस हो रही थी वो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। यहां जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रही है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ड्यू टू रेजोनेंस हो रहे हैं, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसलिए फर्क याद रखना आपने कि रेजोनेंस इफेक्ट में भी पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है, इसमें भी होती है। फर्क क्या है, इसमें ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें जो है रेजोनेंस की वजह से होती है। दूसरी बात, इसमें जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जस्ट थोड़ा शिफ्ट होता है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रू सेंस में यहां से यहां या यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन रेजोनेंस में आप देखें पूरा लोन पेयर यहां शिफ्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, फिर ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, बाकायदा इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है। यहां हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप, तो ट्रू सेंस में डोनेटिंग या विड्रॉइंग नहीं होती, जस्ट ये बॉन्ड थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम से दूसरे एटम के पास शिफ्ट नहीं होता। जबकि रेजोनेंस में ट्रू सेंस में डोनेशन और विड्रॉइंग होती है। विड्रॉइंग की भी मिसाल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमें पढ़ी है डोनेशन की एग्जांपल, कि इस अमाइनो ग्रुप ने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ऐसे वो तमाम ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमाइनो, OH, अल्कोक्साइड, O-, ये वो तमाम स्पीशीज हैं जिनके पास आप देखिए कि लोन पेयर है। ऐसी वो तमाम स्पीशीज जो बेंजीन के साथ अटैच हों या किसी अल्काइल ग्रुप जिसके पास डबल बॉन्ड हो उसके साथ अटैच हों और उनके पास लोन पेयर हों, तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट से इसको +M लिखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो पॉजिटिव M का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, NH2 की जगह क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, NH2 लगा दें, ये तमाम ग्रुप्स जब बेंजीन के साथ अटैच होंगे और जब इनके तब के स्ट्रक्चर बनाओगे तो आर्थो पैरा और आर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेंजीन को इन तमाम ग्रुप्स ने क्या किया, नेगेटिव एनरिच कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन से अमीर कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। खुद गरीब हो गए पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन रिंग को अमीर कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बना दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव M या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बात बड़ा क्लियर हो गई है, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का रेजोनेंस इफेक्ट से फर्क भी बता दिया है। अब हम बात करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा टाइम इसमें लगा कि ये समझना जरूरी था। अब इसके बाद इससे से रिलेटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं कि अल्काइल अमाइंस है हमारे पास, फर्ज करें बेटा RNH2 और एसिड अमाइड है RC++ONH2। अब इन दोनों में से ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, इसकी क्या वजह होगी, इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट से आपने इसको जस्टिफाई करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। इसके पास जो प्रोटॉन आता है तो ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसको आसानी से डोनेट कर देता है क्योंकि इसके साथ R ग्रुप लगा हुआ है, और R ग्रुप आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इसको बेस, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो ये इसको फैसिलिटेट करेगा कि तुम ये लोन पेयर आगे डोनेट करो। जैसे किसी को इनकरेज करना होता है एक बंदा जो है कोई काम करने से डर रहा है तो आप उसका दोस्त उसको इनकरेज करता है कि नहीं तुम करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन को फैसिलिटेट करता है फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन, तो ये आसानी से डोनेट कर देता है। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की कंडीशन की लोन पेयर के साथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना जरूरी है, जो कि नहीं है। जबकि यहाँ ये है, ये लोन पेयर है, इसके पास प्रोटॉन आता है जब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है O- और NH2। ये वही बात एनिलीन वाली हो गई है। एनिलीन में रिंग के साथ उसने डीलोकलाइजेशन की थी, यहाँ इसने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर लिया है। बात वही है, ये इधर आया और ये ऊपर चला गया, इधर आया वो ऊपर चला गया। तो ये जब लोन प्रोटॉन इसके पास आएगा तो ये लोन पेयर इधर भेज देगा, जब इधर जाएगा प्रोटॉन तो वो इधर भेज देगा। तो ये वही बात होगी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये क्या बन जाएगा, वीक बेस एज कंपेयर टू सिंपल अल्काइल अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइंस की स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं एज कंपेयर टू एसिड अमाइड्स। इसकी वजह भी बेटा क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। ये दो स्ट्रक्चर बना के आप इसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो फिनोल है उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, फिनोल और इथाइल अल्कोहल की बात हम करते हैं। ये इथाइल अल्कोहल है। एसिड स्ट्रेंथ का मतलब होता है, आपको पता है प्रोटॉन कौन आसानी से डोनेट करता है, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में आपको कांसेप्ट समझाया था, जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग हो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है। वीक होने का मतलब वो आसानी से प्रोटॉन सेट नहीं करती। जबकि फिनोल है हमारे पास, उसका देखते हैं प्रोटॉन डोनेट करने से क्या बनता है। फिनोल जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो बनेगा फिन ऑक्साइड आयन, और यहाँ बना अल्कोक्साइड आयन, एथोक्साइड आयन। अब हम कह रहे हैं फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इससे जो बना फिन ऑक्साइड आयन ये वीक बेस है। और ये वीक एसिड क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको साबित करते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है। ये भी जो बात मैंने आपको समझाई थी कि जो ये एथोक्साइड आयन है, ये इथाइल ग्रुप क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, कि कहेगा इसको डोनेट करो प्रोटॉन को। तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अल्काइल अमाइंस के स्ट्रॉन्ग बेस होने की क्या वजह थी, कि जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ ये इथाइल ग्रुप इस ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। जबकि फिन ऑक्साइड की तरफ आते हैं। अब हम फिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जब जैसे अभी हमने एनिलीन के स्ट्रक्चर बनाए थे उसी तरह इसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। फिन ऑक्साइड वीक बेस इसलिए है, इसके पास प्रोटॉन आता है कि मेरे से मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हारे पास नेगेटिव एक्स्ट्रा मुझे दे दो। जब ये इसके पास लेने आता है तो ये पाई बॉन्ड जो है, ये मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, ये जो शिफ्ट हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी मैंने सिखाया था शिफ्ट होता है, और ये पाई बॉन्ड भी इधर आ जाएगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एनिलीन के जिसने सीख लिए समझ लो उसको सारे आ जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए, और ये पाई बॉन्ड वही के वही है। फिर अगला स्ट्रक्चर भी एनिलीन वाला दोबारा याद करें कि ये नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस करेगा यहाँ, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखें एक और स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया ये वाला, और ये बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स था, ये बाहर से अंदर आया, और यहाँ डबल बॉन्ड है। फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया, ये बॉन्ड फिक्स है, ये बॉन्ड इधर आया, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ नाइट्रोजन जब था तो नाइट्रोजन पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि उसने लोन पेयर दिया था। इसके बाद चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसने वही डोनेट किया है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब इसके 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ इसके 2 बॉन्ड है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर वही बात, इसके पास प्रोटॉन आएगा तो इसके पास वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, आर्थो के पास जाओ। ये इसके पास जाएगा तो वो कहेगा पैरा के पास जाओ, वो इसके पास जाएगा, वो कहेगा अगले आर्थो के पास जाओ। तो वो फिर वही बात कहेगा, ये तो ना देने वाली बातें हैं, फिर मैं चला ही जाता हूँ। तो इसको प्रोटॉन आसानी से क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो चुका है ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से ये क्या बन गया, वीक बेस बन गई। फिन ऑक्साइड आयन क्या बन गई, वीक बेस। इसके वीक बेस होने की वजह से ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात क्लियर होगी बात।
ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों थी? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं थी। और ये वीक बेस क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से फिन ऑक्साइड आयन बिकम्स वीक बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग फिनोल विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा? वीक एसिड। तो ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो फिनोल होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। हालांकि इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ये भी प्रोटॉन डोनेट करता है, ये भी प्रोटॉन डोनेट करता है। फर्क क्या है? नेबरिंग ग्रुप का, इसमें फिनाइल है, इसमें इथाइल है। तो ये बेटा अपने बात याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर बना के इसका आप आंसर लिखेंगे कि फिनोल इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट्स कंजुगेट बेस फिन ऑक्साइड आयन इज weak base as compared to the conjugate base formed from ethyl alcohol ethoxide ion। तो ये बेटा आपका आंसर भी मैंने बता दिया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा, और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोबेंजीन की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होती है नाइट्रोमीथेन से। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, पहले नाइट्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी तक हमने बात किया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट, जो डोनेट करते हैं। अब हम बात करेंगे वो तमाम स्पीशीज जिनके साथ डबल बॉन्ड होगा। फर्ज करें ये मैंने नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा अगर आप सीख लेंगे तो याद रखें एरोमेटिक के स्ट्रक्चर में तमाम जगहों पे आपको आसानी होगी। अब ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अब वो तमाम स्पीशीज ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स जो बेंजीन से लगे हों और उसके साथ डायरेक्ट जो एटम अटैच हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे साइनाइड मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, एल्डिहाइड में मल्टीपल बॉन्ड, ये तमाम मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज जब बेंजीन के साथ बेटा अटैच होंगी तो याद रखें ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगी। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगी। जबकि इन्होंने सरों ने क्या किया था? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच किया था, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाया था। उनकी आर्थो पैरा पोजीशन को नेगेटिव का मतलब अमीर कर दिया था ताकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन पे आगे अटैक कर सके या उनको डोनेट कर सके। तो यहाँ ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव है तो कंडीशन देखें वही है आपके सामने, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहले ही होता था कि यहाँ से लोन पेयर इधर आता था, ये इधर आता था, अब ये बाहर जाएगा इस तरफ और ये इस तरफ आगे शिफ्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर एक और बनाते हैं हम, क्या बनेगा बताएं। ये हमारे पास ये वाले दो बॉन्ड पहले फिक्स कर लिया करें ताकि आपको पता चले मैंने किसको शिफ्ट करवाना है। ये बॉन्ड जब बाहर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये नाइट्रोजन पहले से है इस पे पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है इस पे डबल था तो क्या हो जाएगा? सिंगल, ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव था। तो ये हमारे पास जब ये बाहर गया तो इस कार्बन पे फिर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आप एक दफा समझ लें, बेशक याद रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो इसी आर्थो पे नेगेटिव आया था क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आया था, तो इस बॉन्ड को आपने इस तरफ शिफ्ट किया था। ठीक है, अब बॉन्ड बाहर चला गया, इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव खत्म क्यों नहीं हुआ? इसको पाई बॉन्ड मिला क्योंकि ये आगे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इसके अभी भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो हमने पढ़ा था जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर में बात समझाई थी कि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? अब रेजोनेंस की कंडीशन देखें, ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पी ऑर्बिटल। हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पी ऑर्बिटल हो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर हो तो रेजोनेंस हो सकती है। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जस्ट अब कोई शिफ्टिंग नहीं करनी। तो ये बॉन्ड पहले से इधर है, जब ये पाई बॉन्ड इधर इसको डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए यहाँ आएगा तो ये खुद ये डेफिशिएंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। बाहर वाला स्ट्रक्चर वैसे ही है, एन ओ नेगेटिव, पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब फिर अगर ये देखो पैरा पे वहां नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये फिर ये पाई बॉन्ड किएगा, इसकी मैं मदद करूँ, ये खुद कंगाल हो गया है, इसने उसकी मदद कर दी है, तो ये फिर आगे चलेगा। ऊपर वाला बाहर वाला वैसे ही रहेगा। तो यहाँ देखें ये बॉन्ड फिक्स है, ये बॉन्ड जब इधर आएगा बेटा तो ये इधर आ जाएगा। जब ये इसकी मदद करने आएगा तो इस कार्बन में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो तीनों स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें। जब एनिलीन के और फिन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए थे, जब भी पॉजिटिव एम इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो आर्थो पैरा आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, इनमें से कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो आर्थो और पैरा पे बेटा
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये आंखें बंद करके आपने लगा देना है, ठीक है। और फिर ये स्ट्रक्चर 3 आपके सामने हासिल हो गए हैं। अब क्या किया इस ग्रुप ने, इस ग्रुप ने चूंकि बेंजीन रिंग से पाई बॉन्ड को बाहर निकाल लिया है, बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड थे उससे 2 रह गए हैं, तो बेंजीन में डेफिशिएंसी हो गई है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसको हम कहेंगे ये जो ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो करते हैं, उसको हम कहेंगे ये बेंजीन को डेफिशिएंट बना देते हैं। जब बेंजीन डेफिशिएंट हो जाएगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और ये जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये एरोमेटिक में आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ये बता रहे हैं, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। अब हम बात करते हैं नाइट्रोमीथेन। ये नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमने पहले भी पढ़ा था रूल्स ऑफ रेजोनेंस। इसका स्ट्रक्चर एक बनाया, ये किधर आ गया और ये किधर आ गया, बस इसके अलावा इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। देखिए जरा, ओनली 2 स्ट्रक्चर्स, और यहाँ 1 2 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। एक बात, ये स्ट्रक्चर आपको पहले ड्रॉ करने आते हैं। ये दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन क्या है असल में, नाइट्रोबेंजीन हैज ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट देन नाइट्रोमीथेन। अब डाइपोल मूवमेंट आपको पता क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। रिपीट करें, प्रोडक्ट ऑफ म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जितना डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान ज्यादा होगा उतनी डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगी। तो यहाँ चूंकि डिस्टेंस करीब कम है, करीब है आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कम बनेगी। यहाँ रेजोनेंस के ज्यादा होने की वजह से चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रही है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। तो नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन ज्यादा होती है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ज्यादा होता है, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगी। जबकि नाइट्रोबेंजीन में स्ट्रक्चर ही सिर्फ 2 बनते हैं और इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा डिफ्यूज नहीं है, इस वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथ हमने ये भी देखा कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, जिस वजह से ये इसको विड्रॉइंग ग्रुप्स को बेटा ऐसे समझे जैसे कोई वजीर है किसी गवर्नमेंट के, और बेंजीन जो समझ लें वो है गवर्नमेंट का खजाना। तो ऐसे वजीर, ऐसे मिनिस्टर्स जो खजाने को लूट लें, तो खजाना जब खाली हो जाएगा आर्थो पैरा पोजीशन पर, तो कोई भी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे सकेगी, गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना सकेगी और स्कूल नहीं बना सकेगी। अगर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, ऐसे मिनिस्टर्स जो खुद अपने पास से खर्च करने वाले हों, कौमी खजाने को भरने वाले हों, आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाले हों, तो वो क्या करेंगे, वो बेंजीन रिंग को फैसिलिटेट करेंगे, खुशहाल करेंगे पाकिस्तानी खजाने को या उस जो बेंजीन रिंग को, ताकि गरीबों को कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको नौकरी की तलाश होगी तो बेंजीन रिंग उसको आर्थो और पैरा पे आसानी से नौकरी दे सकेगा। जब ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो खजाना ऑलरेडी खाली है, तो नौकरियां कहां से मिलेंगी। तो याद रख लें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जो बेंजीन को अमीर बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग को कंगाल कर देते हैं, उसकी आर्थो पैरा पोजीशन को लूट लेते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फिर वहां पे अटैक नहीं कर पाता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसकी डेवलपमेंट ज्यादा क्यों होती है ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद बेटा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, वो है कि विनाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड की डेवलपमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विनाइल क्लोराइड। हम दोबारा लिखता हूं मैं, ये इथाइल क्लोराइड है और ये विनाइल क्लोराइड है। अब विनाइल क्लोराइड की डेवलपमेंट इथाइल क्लोराइड की सेम होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों में सेम है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो चूंकि एटम दोनों कनेक्टेड सेम है, कार्बन क्लोरीन, तो पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, विड्रॉइंग, ये माइनस आई जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। उस वजह से इसमें पोलैरिटी आएगी तो दोनों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई तो होगी। लेकिन इसमें बात करते हैं रेजोनेंस की, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। अब इसमें जो रेजोनेंस किस वजह से है, ये लोन पेयर की वजह से, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बताएं, ये बनेगा CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। अब
इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों का सेम है, दोनों विड्रॉइंग है, तो डाइपोल मोमेंट दोनों की क्रिएट होगी होगी। लेकिन इसमें रेजोनेंस की वजह से ये डोनेटिंग है, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ, तो यहां जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी वो मेंटेन रहेगी, यहां जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी सी कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको तो वेक्टर है ना, ये एक डायपोल मोमेंट इधर खींच रहे हैं ये क्लोरीन, फिर क्लोरीन वापस भी करी जा रहा है, तो एक तरफ से खींच रहा है एक तरफ से वापस कर रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट चूंकि डोमिनेट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसका मतलब थोड़ी सी डोनेशन जरूर करेगा ये, जिस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक तरफ से पोलैरिटी नेगेटिव इधर आ रही है, एक तरफ से उधर जा रही है, तो जिस वजह से इसका जो इफेक्ट है पोलैरिटी का, चार्ज सेपरेशन थोड़ी कम हो जाएगी, चार्ज सेपरेशन थोड़ी कम होने से ये लेस डाइपोल मोमेंट रखेगा और इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि इसका डाइपोल किसी से कैंसिल नहीं होता, इसमें कोई ऑपोजिट इफेक्ट नहीं है, एक ही तरफ से विड्रॉइंग होती है, उस वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उस वजह से डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, जबकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इधर खींचता है और डाइपोल जो रेजोनेंस इफेक्ट वापस भेज देता है, तो नेट रिजल्ट फर्ज करें ये 50 फोर्स से अपनी तरफ इसको खींचता है और ये भी 50 से खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और जो है वो 40 वापस कर देता है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, तो इसका मतलब इसमें 50 की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसमें 50 में से 40 माइनस करें तो कितने की वजह से होगा, सिर्फ 10 की वजह से, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट फिर क्या होगी, कम होगी। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आपने कर लेना है कि इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और जो विनाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट क्यों कम होती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट उसका एक तरफ होता है और रेजोनेंस इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे पोलैरिटी कम हो जाती है, पोलैरिटी कम होने से जो है विनाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। तो ये बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया, रेजोनेंस इफेक्ट, और उससे रिलेटेड हमने तकरीबन 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 और 5। मजीद इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आगे जाके हम जो है वो मजीद टॉपिक्स में, तो दुआओं में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जो है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और एंड पे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।